नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत लंबा शेड्यूल रहा। 19 अप्रैल को पहला मतदान हुआ था और आज 1 जून है और आज पूरा चुनाव संपन्न हो चुका है। यानी लगभग 42 दिन का ये बहुत लंबा शेड्यूल था। तो पहला जब मतदान हुआ था 19 अप्रैल को, उस समय जो लोगों के मन में जो उत्सुकता थी कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, और इंतज़ार कर करके उनकी उत्सुकता भी मुझे लगता है कम हो गई है। लेकिन आज जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ और पुनः पूरे देश में हलचल शुरू हो चुकी है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन जीतेगा, कहाँ से किसके उम्मीदवार के जीतने की संभावना है। तो हलचल इतनी है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 5 बजें और कब हम अपने क्षेत्र का जो परिणाम है उससे पूर्व का जो अनुमान है उसको देखें। तो मैं, क्योंकि जैसलमेर का स्थानीय चैनल है हमारा, जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम अपने जो देखने वाले हैं उनके लिए पूर्व अनुमान लेकर आएँ। तो आज भी हमारे श्रोता जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए हम ये पूरा हमारे हाथ में देख रहे होंगे। ये चुनाव का पूरा सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में है और मैं एक एक क्षेत्र की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। जो कि हमारा जैसलमेर बाड़मेर है, हम सिर्फ इसकी ही बताएंगे और इसके अंदर लगभग हम यूँ कहें कि ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो इतना बड़ा एरिया है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो हर मतदाता तक पहुंच भी नहीं पाते। तो यहाँ का मतदाता बहुत ही जागरूक है और हम हमेशा से बढ़ चढ़ के मतदान करता रहा है। तो जो मतदान हुआ है वो ज़बरदस्त हुआ है। लगभग 76% मतदान हुआ है और टोटल वोट की बात करें तो 16,75,000 के लगभग वोट पड़े हैं यहाँ पर। चलिए जानते हैं कहाँ कितने वोट पड़े हैं, किसको मिले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले हम अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए, जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जैसलमेर में और उसमें से 5 पर बीजेपी का कब्जा है। और इसी आधार पर यदि आपको मैं बताऊंगा तो बड़ी आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 1 पर कांग्रेस है और 5 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का कब्जा है। इस आधार पर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे तो बीजेपी ये लोकसभा जीत ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आंकड़े में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे और ये क्यों है, ये आंकड़े ऐसे क्यों आए वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो जो 8 विधानसभा क्षेत्रों का जो टोटल हम वोटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा वोट जो मिला है हम भारतीय जनता पार्टी को तो वो मिला है जैसलमेर से 1,04,636 जो छोटू सिंह जीते थे, और उसके बाद चौहटन से 1,03,205 वोट मिले थे। जो विधानसभा के परिणाम की बात कर रहा हूँ, और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आसानी से जीत गए थे। और हम सबसे कम वोटिंग की बात करें तो सबसे कम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है बाड़मेर में। बाड़मेर में 5,228 वोट ही मिले थे और वहाँ से आपको पता है कि निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका चौधरी बाड़मेर से जीती थी। तो अगर हम ये 8 विधानसभा का टोटल करें तो ये होता है टोटल 5,08,350। यानी टोटल भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के उम्मीदवार थे उन सब का वोट हम मिला दें तो ये 5,08,350 ही था। और हम अगर बात करें किसकी, कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के आंकड़े कितने ज़बरदस्त है। भले ही उन्होंने एक ही विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन अगर हम उनके वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो उनको यानी सबका जोड़ दिया जाए तो उनको मिले थे 6,00,000
25,676। तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा आगे है, लगभग 1.25 लाख वोट ज़्यादा मिले थे टोटल करने पर। तो यहाँ से अगर अंदाज़ा लगाएंगे कि जब हम 8 विधानसभा का टोटल करते हैं तो कांग्रेस 1.25 लाख से आगे है। इसी आधार पर हम करें तो लोकसभा यहाँ से कांग्रेस जीतती नज़र आती है। यानी उम्मीदवार के हिसाब से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। और वोटिंग की बात करें तो 1.25 लाख वोट से आगे है कांग्रेस विधानसभा के आधार पर। तो इससे लगता है कि कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, लेकिन अभी भी आंकड़े बड़े दिलचस्प आने वाले हैं, देखते रहिएगा। तो कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले थे, वो मिले थे चौहटन से 1,01,777। और सबसे कम वोट जो कांग्रेस को मिले थे और वो मिले थे सिवाना से 44,177। तो जो अब ये अंतर क्यों आ रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे विधानसभा में वो बहुत कम अंतर से जीते थे और हारे थे वो बहुत बड़े अंतर से हारे थे। इसीलिए ये जो टोटल करते हैं तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत आगे निकल जाता है। यह एक फैक्टर है आरएलपी। आरएलपी का कोई उम्मीदवार तो नहीं जीता, लेकिन उन्होंने वोट बहुत ज़बरदस्त हासिल किए थे और हर विधानसभा क्षेत्र में उनको वोट मिले थे। जैसलमेर में लगभग 2200 वोट मिले, शिव में 7,345 वोट मिले, बाड़मेर में 1,682, बायतू में 7,000, बायतू में 75,911 वोट मिले थे और पचपदरा में 22,581, सिवाना में 7,486, चौटन में 22,149 ये, और गुड़ामलानी में भी उनको वोट मिले थे। अगर इनका टोटल करते हैं तो उनको लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे आरएलपी को। अब यहाँ पर देखिए आरएलपी कांग्रेस दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरएलपी और कांग्रेस का हम वोट परसेंटेज अगर जोड़ दें तब क्या होता है। तो देखिए तब क्या होगा, कांग्रेस का टोटल वोट है हम 6,25,676, आरएलपी का 1,40,416 के आसपास है, 1.5 लाख के आसपास है। इनको अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 7,66,192। और बीजेपी की क्या स्थिति है, बीजेपी के पास कितना वोट है, 5,08,350। तो यहाँ से लगभग 2.5 लाख से ऊपर बढ़त नज़र आ रही है कांग्रेस को। इस आधार पर आरएलपी अगर वोट दोनों का प्लस होगा, क्योंकि साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो बड़े आराम से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जीतती नज़र आ रही है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ पर एक फैक्टर और आ गया, वो है रविंद्र भाटी। रविंद्र भाटी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े, और तो रविंद्र भाटी को जो वोट मिलेगा वो कहाँ से आएगा, वो या तो कांग्रेस से आएगा या बीजेपी से आएगा। और हम उनका खुद का वोट बैंक भी था, क्योंकि शिव से वो विधायक चुने गए थे और उनको उस समय वोट मिले थे जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 79,495 वोट मिले थे एक विधानसभा में शिव से, जहाँ से वो जीते थे। अब बाकी 7 बची, तो 7 में से वो किस किस का वोट काट सकेंगे, कांग्रेस का और बीजेपी का। तो यहाँ जो अनुमान लगाया गया था, जो सर्वे हुआ था, उसमें ये था कि कांग्रेस का वोट भाटी साहब को ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी 1 लाख अगर बीजेपी का वोट रविंद्र सिंह भाटी को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा 1.5 लाख कांग्रेस का वोट रविंद्र सिंह भाटी को ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी दोनों का मिला करके लगभग 2.5 लाख वोट वो रविंद्र सिंह भाटी के पास में जा रहा है दोनों पार्टियों का। अब क्या स्थिति बनती है, देखिए दोनों का वोट जब रविंद्र सिंह भाटी को जाएगा तो उनका वोट भी बढ़ेगा। लेकिन एक फैक्टर और है, जैसे कि हम बात करें कि अभी जो वोट पड़े हैं, लगभग जो वो पड़े हैं 16,75,000 के आसपास, और इसका टोटल करें हम कांग्रेस, आरएलपी, बीजेपी और रविंद्र भाटी का जो विधानसभा में वोट मिले थे, तो इनका वोट परसेंटेज वोट टोटल वोट हो जाता है 13,54,037। यानी 13.5 लाख 13,54,000 के आसपास इन पार्टियों में वोट बट गया।
पड़े तो 17 लाख के आसपास है, बाकी वोट कहाँ गया? तो बाकी वोट कितना बचा? तो अगर हम 16,75,000 में से और 13,54,000 ये माइनस करते हैं तो वोट बचते हैं 3,21,000। अब ये 3,21,000 जो निर्दलीय उम्मीदवारों के पास था, अन्य के पास था, क्योंकि वो तो चुनाव लड़े नहीं इसमें, तो वो अब ये 3,21,000 हम कहाँ वोट डालें? तो हमने इसको बराबर बांट दिया। मान लो कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में ये वोट बराबर बट जाता है तो इनका वोट परसेंटेज क्या हो जाएगा, कितना वोट मिल जाएगा इनको, मैं वो बताता हूँ। तो ये हिस्से में आएगा एक पार्टी के 1,07,000। तो दोस्तों अब हम जो वोट बचा 1,07,000 वोट हम जो इनमें तीनों पार्टियों में बराबर बांट देंगे, बीजेपी, कांग्रेस और रविंद्र भाटी में, तो इनका वोट बैंक कितना हो जाएगा? तो बीजेपी का हो जाएगा 6,90,000, कांग्रेस का हो जाएगा 7,32,000 और रविंद्र भाटी का हो जाएगा 1,86,000। अब भी कांग्रेस आगे है, अभी मतलब कांग्रेस जीतती नज़र आ रही है, 7,32,000 है और बीजेपी का 6,90,000। अब यहाँ पर आंकड़े देखिएगा दोस्तों। अब रविंद्र भाटी तो अभी तक तो हमने जो बताया 1,86,000 के आसपास वोट, ये उनका खुद का वोट बैंक। अब ये वोट कांग्रेस और बीजेपी का भी वोट इनको ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वो कितना वोट ट्रांसफ़र हुआ है रविंद्र भाटी को, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो 1.5 लाख के आसपास वोट कांग्रेस का गया है और 1 लाख वोट बीजेपी का गया है, यानी 2.5 लाख और प्लस कर दो 1,86,000 में, तो रविंद्र भाटी को कुल वोट मिलने की संभावना वो आ रही है 4,36,000 के आसपास। अब कांग्रेस और बीजेपी के पास कितना बचता है? तो कांग्रेस के पास बचा 7,22,000 और बीजेपी के पास बचता है कितना? 5,90,000। तो अब भी कांग्रेस बहुत आगे है, मतलब 1.25 लाख वोटों के आसपास से आगे नज़र आ रही है। तो देखिए कांग्रेस अभी तक कहीं हारने की गुंजाइश नहीं आ रही है, यानी जो इनके उम्मीदवार हैं उम्मीदवाराम बेनीवाल, उनका पलड़ा अभी तक भारी नज़र आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक ना ये विधानसभा के आधार पर हमने निकाला था, यहाँ तक ना मोदी थे, ना यहाँ के मुख्यमंत्री की कोई छवि थी, क्योंकि घोषित नहीं हुआ था मुख्यमंत्री की। तो ये उम्मीदवारों का खुद का वोट बैंक था, क्योंकि उम्मीदवाराम अब उनका खुद का वोट बैंक होता तो खुद जीत जाते, लेकिन वो तो खुद चुनाव भी नहीं जीत पाए थे। तो उनसे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में वो कांग्रेस का ही वोट उनको जाएगा, खुद का तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खुद का किसी का वोट बैंक है तो वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब यहाँ से मोदी जब फैक्टर हम लागू करते हैं तब परिणाम एकदम उलट हो जाते हैं कि पूरे देश के आंकड़े हैं हमारे पास, जैसे नई दिल्ली या दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं वो सारी आम आदमी पार्टी जीत जाती है, लेकिन वही लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो सारी बीजेपी जीत जाती है। और वो जीतती क्यों है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनके नाम पर वोट पड़ता है, जो सिंह होता है, उसके कारण। यही हाल गुजरात में, यही राजस्थान में। देखिए राजस्थान में पिछली बार का जो चुनाव हुआ था तब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, कांग्रेस जीती, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती। वही गुजरात में ऐसे कई राज्य हैं जो मोदी के नाम पर मिनिमम 8-9% से लेकर 17-18% वोट स्विंग होता है। अगर यहाँ पर हम मिनिमम वोट स्विंग माने कि मोदी के नाम पर इस लोकसभा चुनाव में विधानसभा की अपेक्षा कितना वोट स्विंग होगा, तब क्या आंकड़ा बनते हैं देखिए। तो मान लो 10% वोट तीनों का, कांग्रेस का और रविंद्र भाटी का, निर्दलीय का जो स्विंग होकर के बीजेपी को आएगा मोदी जी के नाम पर, तो बीजेपी के आंकड़े फिर हो जाते हैं 5,90,000 इनका खुद का था, 1,70,000 ये 10% मोदी जी के नाम से स्विंग हो गया। तो अब आंकड़े हो जाते हैं 7,60,000 के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। कांग्रेस का बचता है जो सिंह के बाद में, वो बचता है 6,92,000 के आसपास। यानी यहाँ पर जैसे ही मोदी फैक्टर लागू करते हैं उसके बाद में सीधे कांग्रेस नीचे आ जाती है और यहीं से पहली बार ये हार नज़र आ रही है इतने आंकड़ों में।
रविंद्र भाटी का वोट बैंक बचता है 3,90,000। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बीजेपी 82,000 वोटों से जीतती नज़र आ रही है। ये फाइनल आंकड़े हमारे पास हैं और यही हमारे जो सर्वे हैं, जो लोगों से बातचीत के आधार पर जो हमने सर्वे किया है, वो आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी मतलब 75,000 से लेकर के 1.25 लाख या 1.5 लाख तक जीत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करें कि वोट किसके नाम पे पड़ा है, तो यहाँ पर हम यूँ कहें कि मोदी जी का विश्वास और विकास, ये दो ही मुद्दों पर वोट दिया है लोगों ने कि मोदी जी पर भरोसा है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और विकास यहाँ पर बड़ा तेज़ी से हो रहा है। हम यूँ कहें कि जैसलमेर के आसपास जो डेजर्ट है, यहाँ पर जो सड़कें बनी हैं बड़ी अद्भुत हैं कि जब हम इन सड़कों को किसी को दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो वो लोग यही कहते हैं कि भाई आप सहारा या दुबई या अमेरिका की सड़कें क्यों दिखा रहे हो, आप जैसलमेर की दिखाओ। सड़कों में इतना बदलाव हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़कें बड़ी अद्भुत हैं। यहाँ लोग जो आते हैं वो इन सड़कों को देख करके वाह मोदी अपने आप ही मुंह से निकल जाता है। सचमुच अद्भुत काम हुआ, अद्भुत विकास हो रहा है और मोदी जी का विश्वास, जो कहा वो किया। चाहे धारा 370 हो वो हटी, राम मंदिर भी बना, किसानों को पैसा भी आ रहा है, गरीबों को अनाज भी मिल रहा है और कोरोना जैसी विपत्ति में, संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी थी। यही सब कारण रहा वोट पड़ने का कि मोदी जी के पक्ष में वोट यहाँ पर पड़ा है। और अभी भी यानी एक निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के उतरने के बावजूद यहाँ बीजेपी लगभग 82,000 वोटों से जीतती नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे माफ़ी ये चाहेंगे कि ये कोई फाइनल परिणाम नहीं है और चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहाँ पर मैं किसी को ज़्यादा वोट दे दूँ तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने अपना जो यूँ कहें कि अपना जो मत था वो ईवीएम के अंदर बंद कर दिया है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहे यहाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट दे दूँ या कांग्रेस को या रविंद्र सिंह भाटी को कहूँ कि जीत जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आंकड़े, सर्वे, लोगों का जो कहना है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। तो मुझे लगता है कि हमारा सर्वे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और फाइनल परिणाम हम बात करें तो 5% टॉलरेंसी रहती है कम ज़्यादा वोट की। तो 5% का मतलब है 17 लाख के आसपास वोट पड़े हैं, 17 पंजे 85, तो 85,000 वोटों का अंतर 5% में आता है। तो अगर आंकड़े बदलते हैं, मान लो किसी की हार जीत होती है अगर इस सर्वे के अलावा, तो वो बहुत कम अंतर से होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए दोस्तों, और 4 तारीख को जब फाइनल परिणाम आएंगे तब आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का महा कवरेज, हर शहर, गांव और ढाणियों का चुनावी रंग श्यामवीर सिंह के संग आपके शहर जैसलमेर का लोकप्रिय YouTube चैनल जैसलमेर की गलियां।